हमारे ओपन मीडिया नेटवर्क चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओपन मीडिया के अकाउंट द्वारा सोशल मीडिया के साथ लिंक कर सकते हो। वेबसाइट URL openmedian.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए बेसिक कॉल के नंबर पर या हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तो शायद आपके जहन में अभी कुछ बात आ तो गई होगी कि किस तरह से ये भेदभाव या फिर एक किस्म का या जो पीड़न झेला जाता है कार्मिक भाइयों की तरफ से, और हर तरफ से और हर मुमकिन होने पर भी जब जिन जिन रास्तों पर हम एक एक तरह का एक निराकृत करने की कोशिश की जाती है इन, इन लोगों की तरफ जरिए, वो वो निराकरण हो जाने के बावजूद यही दिक्कत होती है कि इनका जो एक वेतन है, जो वेतन निर्धारित किया है, जो डायरेक्शन दिया है, जो रूल के हिसाब से कहा गया है, वो ना देते हुए भी और ऊपर से उनको तकलीफ होने के बाद फिर से जब हम उस चीज़ पर और गौर करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई ये तो मिलना चाहिए, ये तो हक है, कानूनी तौर पर और नियति तौर पर भी वो यही होता है कि उनको देना मिलना चाहिए, पर दिया नहीं जाता। तो नहीं देने का कारण क्या है, ये आज कोई खासी वजह नहीं बताया जाता, क्योंकि इनकी दिक्कतें ये ऐसी होती हैं कि जिन जिन लोगों के साथ में, क्योंकि जब भी हम लोग कोई मामला किसी अगर ये रूल या फिर रूल के हिसाब से अगर कोई झमेला खड़ा हो जाता है, तो वो झमेले को देखते हुए उसका निराकरण करने के लिए या फिर उस चीज़ पर एक नई कड़ी जोड़ने के लिए कुछ कोशिशें की जाती है, और कोशिशें करने के बाद में फिर इंसान फिर वहाँ से फिर कार्मिक सभी भाइयों जो है वो चले जाते हैं कोर्ट में, लेबर कोर्ट में जाते हैं, एपेलेट में जाते हैं, ट्रिब्यूनल लेवल में जाते हैं। कमीशन अपॉइंट हुआ है कानून के तहत, ओके, जिसको हम लेबर यानी कि जितने भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो है, ओके, इस अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के ज़रिए जितने भी एक निराकरण का जो प्रोसेस दिया है, जो पावर दिया है, उन पावर के अंडर में लेबर कोर्ट्स और अपीलेट कोर्ट उनके जो ऊपर के हैं, और ये दोनों तरीके से होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। पिछले 30-40 सालों में तकरीबन कहीं 1980, 1986, 86 तो नहीं, पर 1990 के बाद में ये जो दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं, और 1974 की जो पे स्केल है और 1986 की जो पे स्केल, और साथ में फिर उसी का एक रिवाइज्ड एडिशन होता है 1996, और सब्सिक्वेंटली इसी के साथ में और आगे वाले जितने भी पे स्केल्स होता है उन पर दिक्कतें उत्पन्न होती है। पर हम जब लेबर कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट में जब जाते हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने के बाद सालों लड़ाई लड़ने के बावजूद, और हर बार हमने देखा है कि लेबर कोर्ट या फिर लेबर कोर्ट ने या फिर अपीलेट कोर्ट ने हर बार यही बताया गया है कि 950 और 1530 का जो वेतन होती है MG3 यानी कि मैकेनिक ग्रेड 3 के जो मैकेनिक ग्रेड 3 के जो लोग हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। ये एक किस्म से अनैतिक पे स्केल है, या फिर उनका जो निर्धारित पे स्केल है 975 वो नहीं दिया जाता है। और यहाँ तक कि लेबर कमीशन ने एक नहीं, दो नहीं, कई मामलों में हर राज्य की हर जिला में लेबर कमीशन के द्वारा एक रेफरेंसिंग के द्वारा हर बार ये सूचित किया गया है कि जो 950 का जो वेतनमान है वो एक किस्म का गैर व्यवहारिक है, मतलब वो कोई निर्धारित नहीं है, और ना होते हुए भी इसी वेतनमान को फिर से बार बार दोहराया जाता है
और के बावजूद लेबर कोर्ट ने कहा है कि उनको देना है, और देने के ये ऑर्डर हो जाने के बाद, ये निर्देश होने के बाद फिर भी वो 950 का वो 950 के वेतन के बेसिस में ही लोगों को लिया जाता है। अब उसका पुनरीक्षित वेतनमान फिर से 1986 और फिर साथ में फिर 1996 में 3050। ये ये जो वेतन का जो हेर फेर है, इसी की एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ जाती है हमारे इस घोटाले के तर्क से। तो ये सिलसिला 1986 से 1980 से लेकर 1990-92 तक चलता रहा, और इसे इस उत्पीड़न से वंचित होकर बहुत सारे कार्मिक लोगों ने फिर जब लेबर कोर्ट पर अप्रोच किए, और अप्रोच करने के बाद जो दिशा निर्देश किया गया है लेबर कोर्ट द्वारा, और 1993 में ही एक पारित हुआ था, जिसमें लेबर कोर्ट ने कहा कि ये 950 का वेतन जो है वो अनैतिक है, और ये जो निर्धारित वेतनमान है उससे परे हैं, और इन गड़बड़ियों को जानबूझकर कराया गया है, और कुछ अफसरों के द्वारा कराया गया है। और इस पर एक टिप्पणी भी दी गई थी इस डायरेक्शन के बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और उन पर चीफ सेक्रेटरी को कहा गया था कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करें कि जिन जिन लोगों ने कुछ वेतनभोगी के जो कार्मिक के वेतन हैं वो वेतन को उन्होंने एक अनैतिक तरीके से उनका पे स्केल उनको दिया गया है। साथ ही इसके बाद एक और ज़्यादा चर्चा में बात चल रही है इस सब्जेक्ट के द्वारा, वो ये होती है कि जब लेबर कोर्ट ने कहा है, फिर लेबर कोर्ट के बाद जब ये मामला ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर हाई कोर्ट में चला जाता है, कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद फिर इन सभी जगह जाने के बाद में हर बार उस लेवल के उस डिपार्टमेंट के कुछ अफसरों ने कुछ ऐसे धांधली फैला कर रखे कि इन लोगों ने वो वेतन, वो डायरेक्शन जो कोर्ट ने दिया है, या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने कोर्ट के निर्धारित जजमेंट के बेसिस पर, या फिर जो नोटिफिकेशंस है उस नोटिफिकेशन के तहत, या फिर जो कानून है वो कानून के तहत उसे अमल में लाने के लिए हर बार डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए गए थे, पर इन पर भी कोई फर्क नहीं हुआ। तो फर्क क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि क्यों नहीं फर्क होता है इन लोगों को, कि वो किस बेसिस में ये कहते हैं कि तो हमने देखा है कि कभी कभी वो तो सीधा कहते थे कि 950 का जो वेतन है यही दिशा निर्देश दिए, और ये डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है, जबकि कोर्ट ने कहा है, जबकि हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने, सभी लोगों ने कहा, फिर भी उस चीज़ को वो उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं, उसी तरह से उसे और आगे बढ़ाते हैं, और लोगों को परेशान करने के लिए, कार्मिकों को परेशान करने के लिए ये चीज़ कंटिन्यू चलता रहता है। तो तकरीबन 1993 से लेकर जितने भी 1998, 99, 2000 इन सालों तक कई लेबर कोर्ट्स में ये मामले चले, हर लेबर कोर्ट में मामले की दस्तक हो गई, और दिशा निर्देश वही हुआ। पर इनके लिए तकलीफ ये थी कि किस बेसिस पे इन लोगों ने इस अमाउंट को, मतलब जो दिया, जो निर्धारित हुआ था 975 का, और 950 जो एक गैर व्यापारिक पे स्केल है, उसे कम करते हुए, जो कि किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी पावर नहीं है पे स्केल को कम करने का, और खास करके प्रावधान भी किया गया हुआ है। हम उस प्रावधानों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे अभी। फिलहाल तो प्रोविजंस हैं ऐसे कि जहाँ पर जो भी कर्मचारी है उनका
उनका वेतन है, एक बार अगर वेतन हुआ तो वेतन को कमी करने की करने का जो जो प्रोसेस है वो गैर जिम्मेदारी होता है, वो गैर कानूनी होता है। ये बात लिखित पर देने के बावजूद डिपार्टमेंट बार बार वही गलती तो उस वक्त से लेकर आज तक यही दोहराया जाता है। अब इसमें कुछ और खास चीज़ हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है कि वो जो डिपार्टमेंट है या फिर वो जो सब डिविजन्स होते हैं या फिर डिविजन्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ है कि ये इतने सब कुछ होने के बावजूद उनमें वो अकड़ करती है हर बार कि ये पेमेंट हमको उसी तरह पर देना है जिस तरह पर कानून ने ही ना ही कोर्ट के ऑर्डर्स है ने कहा है, वो उस तरीके से नहीं, जब हम चाहें जो हम चाहें उसी तरह से करें। और मुझे उसका दूसरा तर्क देने की भी कोई ज़रूरत नहीं कि कोई भी अफसर कोई भी अन्य लोग मतलब जो भी कार्मिक है या फिर कोई भी बाकी के लोग हैं, उन लोगों को पेमेंट कम करना या फिर पेमेंट जो पे स्केल जो 975 की जगह 950 देना, फिर 1,150 का जो 1986 में होगा या 1996 में जो 3,500 की जगह में 3,050 देना। और जहाँ पर सीनियरिटी की बात होती है, जो सीनियरिटी में जो 10 साल के बाद या 12 साल के बाद जो उनको सीनियरिटी का जो उनको हक मिलना चाहिए, उसकी जगह में वो 1,150 से फिर 950 के ही वेतन में देना। तो ये तो उनका चलन तो चलता ही रहता है। इसके अलावा एक खासियत बात हमने देखा है कि जितने भी लोगों को जितने भी कंप्लेंट्स जितनी भी शिकायत वगैरह दे, इन पर असर इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो कार्यपालिका का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, उसमें पिछले 40 साल से वही काम चलता है जो आज के दिन में भी वही जो चल रहा है। तो 40 साल के तर्क में 40 साल जो पहले जो हुआ करता था, 40 साल के बाद भी वही होता है। आज भी रिकॉर्ड्स ऑटोमेटेड नहीं होता है, आज भी डिटेलिंग सिस्टमाइज नहीं होता है, प्रोसेस को गैर तरीके से गैर जिम्मेदारी के तौर पर लिया जाता है। तो इसमें खास बात यही होता है कि कुछ प्रक्रिया में जो सर्कुलर जो इन्फॉर्मेशन जो सूचनाएं होती है वो और जो शिकायत होती है, तो सूचनाएं और शिकायत के बीच का जो भी हमारा जो आना ले जाना, मतलब जो शिकायत दर्ज करना है या फिर उस चीज़ को ऊपर के अफसर के पास भेजना है, इनमें बहुत सारी खामियां या बहुत सारी खामियां नहीं, मैं तो कहूँ कि धांधलियाँ पता चल जाता है। हमने हर बार देखा है कि जो भी कंप्लेंट्स जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जो ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक आता है, उन लेवल में उन लेटर्स में कहीं पर भी वो सूचना या फिर वो कंप्लेंट जो शिकायत दिया जाता है, वो शिकायत का जो एक जवाब होता है, जो जवाबदेही के तहत आता है, वो जवाबदेही बिल्कुल नहीं दिया जाता है। अब इसके वजह से एक आम राय तो बन जाती है कि जो वेतनभोगी हैं इनको कोई भी सूचनाएं मिलती नहीं उनको, और इनको सूचना प्रदान ना करने की वजह से जो वेतन या फिर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है उनको कभी मिलता नहीं। दूसरा चीज़ खास हमने ये देखा है कि दोस्तों, जब ये बहुत सारे लेबर कोर्ट या एपीलेट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जब ये मैटर्स चला जाता है, इन मैटर्स को एक ग्रुप की तरीके से चला जाता है, ले जाया जाता है। कहीं पर 8 लोग, कभी कहीं 10, कहीं 15, 20, 25 लोग चले जाते हैं। पर एक वक्त आता है जहाँ पर यही मामले एक मतलब जो वेतन देने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसे ना देते हुए उसे लटकाया जाता है, और लटकाने के बाद में फिर से इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को वो लोग अलग करके उसे लोगों के सामने फिर से उसे छुटकारा पाने के लिए
मजबूर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो 200 साल से चल रहा है, जो ब्रिटिश के ज़माने से चल रहा है एक पॉलिसी जिसको हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो आज भी बरकरार रखा है इन लोगों ने। तो ये यही तर्क होता है कि ये पहले ये करते हैं कि पहले इन लोगों को के बीच में पहले एक अलग थलग इन लोग एक वातावरण उत्पन्न करते हैं, और वातावरण उत्पन्न करने के बाद में जब ये अलग अलग हो जाते हैं मामले, जो जो ग्रुप मामले आते हैं, और ग्रुप मामले की तरफ यानी कि यूनिटी में एक पावर होती है, तो उस यूनिटी को कम करके इन लोग क्या करते हैं, ये लोग उसी चीज़ को एक अलग थलग करने के बाद उनको इंडिविजुअली उनको हैंडल करते हैं, यानी कि कोई भी ताकत, और उनको उस तरह से डील करते हैं। और क्योंकि वैसे भी कोई भी सूचनाएं और कोई भी कंप्लेंट शिकायत की जो जवाबदेही होती है, उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन तो दिया ही जाता है ना, कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है। तो ऐसे करते हुए वो एक एक करके चला जाता है। एक और चीज़ हम लोग इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करेंगे, वो है सर्विस रिकॉर्ड्स। सर्विस रिकॉर्ड्स ये हमारे अधिकारों का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर कर्मचारी का जो रिकॉर्ड्स होता है, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सरकार को या फिर एम्प्लॉयर को, यानी कि जो सरकार जो है यहाँ पर, उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेंटेनेंस ये जो मेंटेन करना है या फिर इस चीज़ का जो रख रखाव करना है, इस रिकॉर्ड को हर बार अपडेट करना है, या फिर और ज़रूरत पड़ने पर इसी रिकॉर्ड्स को कर्मचारी को बताना, उसके ऑडिट्स करना या उसको इंस्पेक्शन करना जो ऊपर के अधिकारी के द्वारा है द्वारा, इन सब में ऐसी धांधलियाँ चल रही थी पिछले 25-30 साल से, कि जहाँ पर सर्विस रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई भी एक किस्म का कंट्रोलिंग नहीं हुआ होता, और जैसे चाहिए वैसे इन रिकॉर्ड्स के ऊपर उसी रिकॉर्ड्स पर जो हमारे बाकी के जो लेखा जोखा होता है, जो हमारा पूरा सर्विस का जो रिपोर्ट होता है, उसमें जिसमें हमारे वेतन के बारे में भी जिक्र होता है, हमारे अलाउंसेस के बारे में जिक्र होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो रूल्स के हिसाब से किया जाता है। हालांकि ये सब कुछ इसमें इतना ऑथेंटिक रूप में उसे रजिस्टर नहीं किया जाता है, और कभी कभी की जाती है, कभी कभी इसे छोड़ दिया जाता है, और कभी कभी छोड़ने के बाद में कभी 10 साल के बाद किया जाता है। और यानी इस रिकॉर्ड्स का कोई वजूद ही नहीं होता है इस चीज़ में। और इसी रिकॉर्ड्स को, क्योंकि जिस रिकॉर्ड्स हैं, जो रिकॉर्ड्स के बेसिस में इनको काम करना चाहिए, वो रिकॉर्ड्स ही अगर उनके पास अवेलेबल नहीं, तो वही अपना स्टेटा है, अपना स्टेटिस्टिक्स, या फिर अपना जो एम्प्लॉयर का जो स्ट्रेंथ है, जो कार्मिक का स्ट्रेंथ है, जो वेतनभोगी का जो एम्प्लॉयज़ का जो स्ट्रेंथ है, वो किसी को पता नहीं चलता, और उनके ऊपर सवाल भी नहीं उठाया जाता कोई भी, क्योंकि अगर सवाल उठाए तो दिक्कत ये होती है कि भाई तुमको कोई हक नहीं मिलता इस चीज़ के लिए। हमने तो देखा है कि कई बार तो सर्विस रिकॉर्ड्स या फिर सर्विस रिकॉर्ड्स के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए, पे स्लिप्स नहीं मिलता है यहाँ पर, कभी कभी क्या तो इनकम टैक्स का जो TDS काटा जाता है उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, अगर आपने पूछ लिया तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो ये खेल जो रचा जाता है, ये खेल इसलिए रचा जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी जो है वो जानकारी इन तक पहुँचे नहीं, ताकि अगर उनको जानकारी पहुँचे तो कुछ हकीकत सामने आ जाए, और हकीकत अगर जब सामने आएगी तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पर कितने लोगों को क्या मिलना चाहिए था हक के हिसाब से, पर लेकिन वो हक के हिसाब से ना मिलते हुए उनको कुछ और तरीके से उनको दिया जाता है। कुछ और चीज़ में हम फोकस करते हैं जिसको हम कहते हैं कुछ गड़बड़ियों में, कि बहुत सारी चीज़ हैं जो लीगली जो रूल में लिखा हुआ है, उस रूल को वो लोग ऑमिट कर देते हैं, यानी कि उस चीज़ को वो परहेज़ कर देते हैं, वो उस चीज़ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं करते, या उस चीज़ को वो अवॉइड करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, उसका एक अलग तर्क भी होता है कि कुछ ऐसे कानून लिखा रहता है, कुछ ऐसे जो पॉलिसीज लिखा रहता है, पॉलिसीज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ
कुछ उनका तर्क ऐसा आता है कि ये कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ लागू है, ये चीज़ लागू है, ये प्रक्रिया चलता है। हालांकि ये सब कुछ एक इलीगल तरीके से चलता है, और ये एक्टिविटी चलते हुए इसी के वजह से कुछ ट्रांजैक्शन में इतनी गड़बड़ियाँ हो जाती है कि देखकर और समझकर आम लोगों के समझ में नहीं आता है। तो वैसे भी वेतनभोगी हैं तो उन लोगों को तो ज़्यादा समझ में नहीं आती है। पर जो फिर कुछ और बातें होती हैं जो जिस पर हम कुछ निगरानी की बातें करते हैं, कुछ कंट्रोलिंग की बातें करते हैं, कुछ इंस्पेक्शन की बातें करते हैं। और ये सब चीज़ों पर ये जो रख रखाव जो भी है हमारे रिकॉर्ड्स और हमारी सैलरी की है, हमारी सर्विस के रिकॉर्ड्स के बारे में, ये सबका जो डिटेल्स होना चाहिए, वो डिटेल्स को जब हम लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करने के बाद इनका काम है कि ये रिकॉर्ड्स एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के ज़रिए या उनका ही अपना एक ऑटोनोमस बॉडी होता है जो ट्रेजरी एंड अकाउंट्स होता है, तो उसके तहत डील किया जाता है। खास करके मध्य प्रदेश में तो ग्वालियर से डील होता है। हमने उनके कुछ रिपोर्ट्स के बारे में हमने कुछ पढ़े हैं और कुछ जानकारी हासिल की। और अचरज की बात है कि इतने सारे मध्य प्रदेश के एम्प्लॉयज़ यानी कि इतने सारे कर्मचारी होने के बावजूद इनके जो रिपोर्ट्स में अगर कोई इंस्पेक्शंस होता है, इतनी बड़ी धांधली होने के बावजूद में मुश्किल से मुश्किल सालाना में 4 या 5 या 10 लोगों के बारे में कुछ गड़बड़ी के बारे में जिक्र होता है। बाकी की कहाँ के गड़बड़ी के बारे में किसी के बारे में जिक्र नहीं होता है। ये एक बहुत ही विडम्बना, एक अजीब सा वातावरण उत्पन्न होता है कि अगर इस तरह से कंट्रोलिंग चलता है तो क्या होगा। अगर कोई इंसान अगर कोई गड़बड़ी करता है और गड़बड़ी होने के बावजूद भी इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ सिर्फ डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स की बात नहीं है, डिपार्टमेंट फाइनेंस में भी बहुत सारे ऑर्डर्स निकले थे, कुछ एक्शंस के लिए भी बात किए गए थे, जहाँ जो चीफ सेक्रेटरी तक, जो हाई कोर्ट के आदेश पर या फिर कोई लेबर कोर्ट के आदेश पर, इन सब आदेशों पर जब ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इस पर टिप्पणी करती है, टिप्पणी करके वो उस टिप्पणी को चीफ सेक्रेटरी तक चला जाता है। चीफ सेक्रेटरी के पास तकरीबन पिछले 30 साल से 30 साल से इतने सारे कंप्लेंट्स, इतने सारे एक्शन करने के लिए, इनके प्रोसिक्यूशन करने के लिए इतने सारे रिकमेंडेशंस हुए थे, सैंक्शन करने के लिए पावर मांगे गए थे, सब कुछ। पर अब तक कोई भी स्थिति उस निर्धारित एक्शन के ऊपर काम नहीं हुआ। क्यों नहीं होता, ये अजब सा चीज़ है। तो होता यह है कि ये एक संक्षेप में हमने आपके सामने कुछ चीज़ों को रखा है सामने, और ये रखने के बाद हम आपके सामने कुछ और भी तर्क रखेंगे। एक हर बार तो कुछ केसेस के बारे में डिसाइड करेंगे, और हर केसेस के हिसाब से हम लोग कुछ वर्कआउट करके इन्हीं धांधलियों का हम और इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए पुख्ता सबूतों के साथ में, पुख्ता एविडेंस के साथ में इन लोगों ने क्या हलचल की और कैसे हलचल करते हैं, और किस तरह से ये हमारे जो हक है उस अधिकार का वो किस तरह से हनन करते हैं, इसके बारे में हम जिक्र करते रहेंगे। ये सेशन बंद करने से पहले मैं एक ख़ास चीज़ ऐसा बता दूं कि यहाँ पर एक तर्क ऐसा है जो कि अगले सेशन में हम जब जाएंगे तो वहाँ पर हम एक ऐसा इंसिडेंट के बारे में बात बताएंगे जहाँ पर एक केस स्टडी के बारे में जिक्र भी करेंगे, और वो केस स्टडी में कुछ तर्क ऐसा होता है या फिर वो केस ऐसा आया है और जिसे हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कहीं दिमाग लड़ाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नीति और नैतिकता ये साथ में रखकर
देखिए, आपको नीति से ज़्यादा नैतिकता होनी चाहिए, और नैतिकता देखकर ही इंसान को पता चलना चाहिए कि भी ये क्या चीज़ होता है, और मतलब इसमें कितनी गड़बड़ियाँ हो सकती है, क्या ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है कि लोगों को ऐसा लगे कि नहीं इसमें ये बहुत बड़ा चल। तो हमने जब एक तर्क दिया है, हमने हमने जब एक केस स्टडी के ऊपर वर्कआउट किया, उस केस स्टडी के हिसाब से हमने कुछ एक ब्यौरा में आपके सामने पेश कर रहा हूँ।